हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल पे ऑन साइंस। फ्रेंड्स, हम लोगों ने अध्याय 8 तक डिस्कशन कर लिया है और उसके सारे प्रश्न उत्तर भी सॉल्व कर लिए हैं। फ्रेंड्स, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं अध्याय 9, आनुवांशिकता एवं जैव विकास। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत ही रोचक और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसको हम लोग बढ़िया से पढ़ के इसके प्रयोगों को समझेंगे इसके अंदर। और फ्रेंड्स, इसका हम लोग अभ्यास प्रश्न तथा पाठ में जो दिए हुए प्रश्न सबको सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर के हुए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है। हमने देखा कि जनन प्रक्रमों द्वारा नए जीव यानी कि व्यष्टि उत्पन्न होते हैं, जो जनक के समान होते हुए भी कुछ भिन्न होते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, हम लोग अपने जनक यानी कि माता पिता के ही समान हैं। जैसे कि 2 आँख, 1 नाक, 2 हाथ पैर, बाल, लेकिन समान दिखने में समान है। मतलब आदमी का बच्चा है तो आदमी होगा, लेकिन कुछ विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। जैसे कि आवाज़ में अंतर या फिर जो कलर है। जैसे कि मम्मी पापा गोरा हो सकते हैं तो बच्चा जो है गोरा या काला हो सकता है। तो बहुत इसी तरह का बात है कि बहुत सारी समानताएं होते हुए भी कुछ विभिन्नताएं होते हैं। हमने यह चर्चा की है कि अलैंगिक जनन में भी कुछ विभिन्नताएं कैसे उत्पन्न होती है। अधिकतम संख्या में सफल विभिन्नताएं लैंगिक जनन द्वारा ही प्राप्त होती है। मतलब कि अधिकतर जो विभिन्नताएं पाई जाती है वो लैंगिक जनन में पाई जाती है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, लैंगिक प्रजनन द्वारा ही प्राप्त होती है। यदि हम गन्ने के खेत का अवलोकन करें तो हमें व्यष्टिगत पौधे में बहुत कम विभिन्नताएं दिखाई पड़ती है। मानव एक अधिकतर जंतु मानव एवं अधिकतर जंतु जो लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होते हैं, इनमें व्यष्टिगत स्तर पर अनेक विभिन्नताएं परिलक्षित होती हैं। इस अध्याय में हम उन क्रियाविधियों का अध्ययन करेंगे जिनके कारण विभिन्नताएं उत्पन्न एवं वंशागत होती हैं। विभिन्नताओं के संचयन के लंबे समय तक होने वाली अनुवर्ती प्रभाव का अध्ययन अत्यंत रोचक है तथा जैव विकास में हम इनका अध्ययन करेंगे। आगे देखिए फ्रेंड्स, पॉइंट दिया हुआ है 9.1, जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन। इसमें दिया हुआ है, पूर्ववर्ती पीढ़ी से वंशागति संतति को एक आधारिक शारीरिक अभिकल्प यानी कि डिजाइन एवं कुछ विभिन्नताएं प्राप्त होती है। अब जरा सोचिए कि इस नई पीढ़ी के जनन का क्या परिणाम होगा। दूसरी पीढ़ी में पहली पीढ़ी से आहरित विभिन्नताएं एवं कुछ नई विभिन्नताएं उत्पन्न होगी। चित्र 9.1 में उस स्थिति को दिखाया गया है जबकि केवल एक कल जीव जनन करता है, जैसा कि अलैंगिक जनन में होता है। यदि एक बीजाणु विभाजित होता है तो परिणामतः 2 बीजाणु उत्पन्न होते हैं जो पुनः विभाजित होकर 4 व्यष्टि यानी कि जीवाणु उत्पन्न करेंगे, जिनमें आपस में बहुत अधिक समानताएं होंगी। उनमें आपस में बहुत कम अंतर होगा, जो डीएनए प्रकृति के समय न्यून त्रुटियों के कारण उत्पन्न हुई होगी। परंतु यदि लैंगिक जनन होता तो विविधता अपेक्षाकृत और अधिक होती। इसके विषय में हम आनुवांशिकता के नियम की चर्चा के समय देखेंगे। फ्रेंड्स, अभी हम लोग देखिए पहले 9.1 देख लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, यहाँ देखिए फ्रेंड्स, दिया हुआ है, उपरोक्त पीढ़ी में विभिन्नता की उत्पत्ति शीर्ष पर
दर्शाए गए पहली पीढ़ी के जीव मान लीजिए कि दो संतति को जन्म देंगे जिनकी आधारभूत शारीरिक संरचना तो एक समान होगी परंतु विभिन्नताएं भी होगी। इसमें से प्रत्येक अगली पीढ़ी में दो जीव को उत्पन्न करेगा। चित्र में सबसे नीचे दिखाए गए चारों जीव व्यष्टि स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होंगे। कुछ विभिन्नताएं विशिष्ट होगी जबकि कुछ उन्हें अपने जनक से प्राप्त हुई है जो स्वयं आपस में एक दूसरे से भिन्न थे। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ एक जीव था, यहाँ से इससे दो जीव उत्पन्न हुआ और फिर ये दोनों दो जीव उत्पन्न दोनों से हुआ है। तो फ्रेंड्स ये जो कह रहा है कि ये जो चारों जीव है अपने जनक के ही समान होंगे, लेकिन जनक से यहाँ पे कुछ न कुछ विभिन्नताएं उत्पन्न होगी। यही लैंगिक जनन होता तो और विभिन्नताएं देखने को मिलती। आगे है फ्रेंड्स, यहाँ से क्या किसी स्पीशीज में इन सभी विभिन्नताओं के साथ अपने अस्तित्व में रहने की संभावना एक समान है? निश्चित रूप से नहीं। प्रकृति की विविधता के आधार पर विभिन्न जीवों को विभिन्न प्रकार के लाभ हो सकते हैं। उष्णता को सहन करने की क्षमता वाले बीजाणुओं को अधिक गर्मी से बचने की संभावना अधिक होती है। उसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। पर्यावरण कारकों द्वारा उत्तम परिवर्त का चयन जैव विकास प्रक्रम का आधार बनाता है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अभी के लिए फ्रेंड्स यहाँ प्रश्न आ गया है जिसमें कि दो प्रश्न है। पहला प्रश्न दिया हुआ है, यदि एक लक्षण ए अलैंगिक प्रजनन वाली व्यष्टि के 10% सदस्यों में पाया जाता है तथा लक्षण बी उसी समष्टि में 60% जीवों में पाया जाता है, तो कौन सा लक्षण पहले उत्पन्न हुआ होगा? दूसरा है फ्रेंड्स, विभिन्नताओं के उत्पन्न होने से किसी स्पीशीज का अस्तित्व किस प्रकार बढ़ जाता है? तो फ्रेंड्स चलिए इसका हम लोग उत्तर जानते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा संभवतः लक्षण ए वाले उत्पन्न हुआ होगा, क्योंकि पहली पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कुछ नई विभिन्नताएं परिलक्षित होती है। ये नई विभिन्नताएं यदि वातावरण के अनुकूल होती है तो उनकी प्रतिशत संख्या समष्टि में अधिक हो जाती है। यहाँ पे फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रश्न 2 है, विभिन्नताओं के उत्पन्न होने से किसी स्पीशीज का अस्तित्व किस प्रकार बढ़ जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पर्यावरण में परिवर्तन होता रहता है, अतः किसी भी स्पीशीज को सतत बने रहने के लिए विभिन्न लक्षण वाले जीव समष्टि में चाहिए जो परिवर्तन यानी कि वेरिएंट पर्यावरण के अनुकूल होते, अर्थात पर्यावरण उत्तम परिवर्त का चयन करता है। यही जैव विकास प्रक्रम का आधार है। तो फ्रेंड्स हम लोग का प्रश्न का उत्तर हम लोग को मिल गया है। अब आगे पढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे हम लोग का 9.2 पॉइंट है, इसमें दिया हुआ है आनुवांशिकता। देखिए इसके अंतर्गत दिया हुआ है, जनन प्रक्रम का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम संतति के जीवों के समान डिजाइन यानी कि अभिकल्पना का होना है। आनुवांशिकता नियम इस बात का निर्धारण करते हैं जिसके द्वारा विभिन्न लक्षण पूर्ण विश्वसनीयता के साथ वंशागत होते हैं। आइए इन नियमों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, जिसके अंतर्गत वंशागत लक्षण दिया हुआ है। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे चित्र दिया हुआ है 9.2, इसमें दो तरह का कान दिखाया गया है। कर्ण, इसको कर्ण पाली बोलते हैं, ईयर लोब। ये जो दो तरह का होता है फ्रेंड्स, एक तो यहाँ पे ये देखिए स्वतंत्र दिखाया गया है, यहाँ से कटा हुआ रहता है, इसे स्वतंत्र लिखा गया है बुक में, और इसमें जो है कि ये जुड़ा हुआ है। इसी के बारे में क्रियाकलाप 9.1 है। तो चलिए फ्रेंड्स क्रियाकलाप 9.1 को देखते हैं।
अपनी कक्षा में सभी छात्रों के कान का अवलोकन कीजिए। ऐसे छात्रों की सूची बनाइए जिनकी कर्णपली ईयर लोब्स स्वतंत्र हो तथा स्वतंत्र यानी कि जो जैसा कि फिगर 1 में दिखाया है तथा जुड़ी हो, जो कि देखिए बी में जुड़ी है। चित्र 9.2 में जुड़ी कर्णपली वाले छात्रों एवं स्वतंत्र कर्णपाली वाले छात्रों के प्रतिशत की गणना कीजिए। प्रत्येक छात्र के कर्णपली के प्रकार को उनके जनक से मिलाकर देखिए। इस प्रेक्षण के आधार पर कर्णपली के वंशागति के संभावित नियम का सुझाव दीजिए। ये कक्षा में क्रियाकलाप करना है फ्रेंड्स, इसको कर सकते हैं। देखिए आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। ए जो है फिगर स्वतंत्र तथा बी में जुड़े कर्णपली कान के निचले भाग को कर्णपली कहते हैं। यह कुछ लोगों में सिर के पार्श्व में से पूर्ण रूप से जुड़ा होता है परंतु कुछ में नहीं। स्वतंत्र एवं जुड़े कर्णपली मानव समष्टि में पाए जाने वाले दो परिवर्त हैं। मतलब कि दो परिवर्त इसके उदाहरण है मानव के। एक का कान स्वतंत्र पली से रहता है और दूसरा का पली जो है जुड़ा हुआ रहता है। आगे है फ्रेंड्स दिया हुआ लक्षणों के वंशागति के नियम में मेंडल का योगदान। ये इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। देखिए दिया हुआ है मानव में लक्षणों की वंशागति के नियम इस बात पर आधारित हैं कि माता एवं पिता दोनों ही समान मात्रा में आनुवंशिक पदार्थ को संतति यानी कि शिशु में स्थानांतरित करते हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक लक्षण माता और पिता के डीएनए से प्रभावित हो सकते हैं। अतः प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक संतति में दो विकल्प होंगे। फिर संतान में कौन सा लक्षण परिलक्षित होगा। मेंडल यानी कि ये जो बॉक्स में देखिए ने इस प्रकार की वंशागति के कुछ मुख्य नियम प्रस्तुत किए हैं। उन प्रयोगों के बारे में जानना अत्यंत रोचक यानी कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, जो उसमें लगभग एक शताब्दी उन्होंने जो है फ्रेंड्स उसने एक शताब्दी लगभग पहले ही किए थे। मतलब 100 वर्ष उन्होंने पहले ही इस नियम का के बारे में बता दिया था। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ग्रेगर जॉन मेंडल है। ये इनका जीवन काल दिया हुआ है 1822 से 1884। देखिए फ्रेंड्स ये उनका पिक्चर है। मेंडल की प्रारंभिक शिक्षा एक गिरजाघर यानी कि चर्च में हुई थी तथा वह विज्ञान एवं गणित के अध्ययन के लिए वियना विश्वविद्यालय गए। अध्यापन हेतु सर्टिफिकेट की परीक्षा में असफल होना उनकी वैज्ञानिक खोज की प्रवृत्ति को दबा नहीं सका। वह अपने मोनास्ट्री में वापस गए तथा मटर पर प्रयोग करना प्रारंभ किया। उसने पहले भी बहुत से वैज्ञानिकों को ने मटर एवं अन्य जीवों के वंशागत गुणों का अध्ययन किया था, परंतु मेंडल ने अपने विज्ञान एवं गणितीय ज्ञान को सम्मिश्रित यानी कि मिलाकर सम्मिश्रित किया। वह पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रत्येक पीढ़ी के पौधे के एक पौधे द्वारा प्रदर्शित लक्षणों का रिकॉर्ड रखा तथा गणना की। इससे उन्हें वंशागत नियमों के प्रतिपादन में सहायता मिली। इसकी मुख्य पाठ में हमने चर्चा की है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सारा जो प्रयोग है मेंडल का ही किया गया है। तो आइए फ्रेंड्स इसको हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है मेंडल ने मटर के पौधे के अनेक विपर्यासी यानी कि विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया जो स्थूल रूप से दिखाई देते हैं। उदाहरणतः गोल या झुर्रीदार बीज, लंबे या बौने पौधे, सफ़ेद या बैंगनी फूल इत्यादि। उसने विभिन्न लक्षणों वाले मटर के पौधे को लिया जैसे कि लंबे तथा बौने पौधे। इससे प्राप्त संतति पीढ़ी में लंबे एवं बौने पौधे के प्रतिशत की गणना की। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे उन्होंने दो तरह का पौधा लिया प्रयोग करने के लिए कि एक तो
एक तो पौधा लंबा लिया और एक बौना पौधा लिया। उसी तरह से दो तरह का लिया, एक तो सफ़ेद फूल वाले पौधे और एक बैगनी मटर में दो तरह का फूल आता है, सफ़ेद और बैगनी। तो अलग अलग लिया कि इन दोनों में लैंगिक प्रजनन करने पर मतलब कि किस तरह का फिर उससे हमको पौधा प्राप्त होगा। इसीलिए उन्होंने दो अलग अलग लंबे बौने, सफ़ेद बैगनी और गोल तथा झुर्रीदार बीज वाले इस तरह के अलग अलग पौधे का उन्होंने इस्तेमाल किया। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिखाया गया है लंबा पौधा है जिसको उन्होंने कैपिटल टीटी दिया और यहाँ पे जो बौना पौधा है उसको स्मॉल टीटी दिया। तो इस तरह से जो वंशागति प्राप्त हुई, यहाँ सभी लंबे सतर्क पौधे मिले, यानी कि यहाँ पे जो है सभी लंबे पौधे मिले और इनका जो जेनेटिक देखा गया, एक जो है जीन कैपिटल टी वाला और एक जो जीन आया यहाँ पे स्मॉल टी वाला, इस तरह से आया। देखिए प्रथम पीढ़ी हम लोग देखते हैं, यहाँ से समझ में आएगा। प्रथम संतति पीढ़ी अथवा F1 में कोई पौधा बीज की ऊंचाई का नहीं था, सभी पौधे लंबे थे। इसका अर्थ था कि दो लक्षणों में से केवल एक पैतृक जन्कीय लक्षण ही दिखाई दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब दो पौधे के बीच यहाँ पे उन्होंने जो है संतति प्रथम पीढ़ी F1 जनरेशन करवाया, तो सभी पौधे लंबे मिले और इनमें लंबापन का ही जीन सामने आया और बौनापन का जो लक्षण था वो यहाँ पे नहीं दिखाई दिया, वो छिपा रह गया। पैतृक जन्कीय लक्षण ही दिखाई देता है। उन दोनों का मिश्रित प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं हुआ। अब ये दोनों का जो मिश्रित प्रभाव है दिखाई नहीं दिया। ऐसा नहीं कि एक जो पौधा था लंबा, एक नाटा, तो इनसे जो पौधा बना इतना ही लंबाई का बना, मिश्रित लक्षण नहीं दिखाई दिया, सभी पौधे लंबे हुए। तो अगला प्रश्न था कि क्या F1 पीढ़ी के पौधे अपने पैतृक लंबे पौधे से पूर्ण रूप से समान थे? ये प्रश्न बनता है। मेंडल ने अपने प्रयोगों में दोनों प्रकार के पैतृक पौधे F1 पीढ़ी के पौधे को स्वपरागण द्वारा उगाया। पैतृक पीढ़ी के पौधे से प्राप्त सभी संतति भी लंबे पौधे की थी, परंतु F1 पीढ़ी के लंबे पौधे की दूसरी पीढ़ी अर्थात F2 पीढ़ी के सभी पौधे लंबे नहीं थे, वरन उनमें से 1/4 संतति पौधे बौने थे। यह इंगित करता है कि F1 पौधे द्वारा लंबाई एवं बौनेपन दोनों विशेषकों लक्षणों की वंशानुगति हुई, परंतु केवल लंबाई वाला लक्षण ही व्यक्त हो पाया। अतः लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाले जीवों में किसी भी लक्षण की दो प्रतिकृतियों की स्वरूप वंशानुगति होती है। यह दोनों एक समान हो सकते हैं अथवा भिन्न हो सकते हैं, जो उनके जनक पर निर्भर करता था। इस परिकल्पना के आधार पर वंशानुगति का तैयार किया गया एक पैटर्न चित्र 9.3 में दर्शाया गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये तो F1 जनरेशन था यहाँ पर, और यहाँ पर F1 गुने F1 कराया गया, यानी कि ये जो कैपिटल टी और स्मॉल टी जो पौधे थे वहाँ इसको लेकर इन्होंने स्वपरागण कराया। देखिए अब F2 जनरेशन यहाँ पे F1 गुने F1 किए तो इस तरह से रिजल्ट मिलता है। पहला पौधा जो तो था लंबा पौधा मिला और यहाँ पे 3 पौधे जो हैं लंबा मिले और एक पौधा यहाँ पे बौना यहाँ पे मिला। 2 पीढ़ियों तक लक्षणों की वंशानुगति यहाँ पे दिखाया गया है।
आगे है फ्रेंड्स क्रियाकलाप 9.2। चित्र 9.3 में हम कौन सा प्रयोग करते हैं जिससे यह सुनिश्चित होगा कि F2 पीढ़ी में वास्तव में कैपिटल टी स्मॉल टी तथा टी का संयोजन 1:2:1 में प्राप्त होता है। यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए 1:2:1 का मतलब क्या है। एक यहाँ पे सिर्फ कैपिटल टी का एक पौधा मिला अनुपात। यहाँ पे देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी ऐसा 2 पौधा मिला अनुपात, और सिर्फ स्मॉल टी बौना पौधा का एक पौधा मिला। यही अनुपात यहाँ से आया है 1:2:1। तो आइए फ्रेंड्स हम लोग देखिए क्रियाकलाप 9 देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स क्रियाकलाप 9.2 अपने आप में एक प्रश्न है जिसमें कि दिया हुआ है चित्र 9.2 में हम कौन सा प्रयोग करते हैं जिससे यह सुनिश्चित होता है कि F2 पीढ़ी में वास्तव में कैपिटल टी स्मॉल टी तथा स्मॉल टी का संयोजन जो है 1:2:1 अनुपात में प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स देखिए इसका उत्तर हो जाएगा जब शुद्ध लंबे मटर के पौधे, यानी कि शुद्ध लंबा मतलब दोनों कैपिटल टी होगा, के पौधे शुद्ध बौने पौधे से पर परागण कराया गया। शुद्ध बौने मतलब यहाँ स्मॉल टी दोनों आ जाएगा, दोनों जो है फ्रेंड्स स्मॉल टी आ जाएगा शुद्ध बौना के मतलब से पर परागण कराया गया तो F1 में सभी पौधे लंबे थे, और जब F1 पीढ़ी के पौधे में स्वपरागण कराया गया तो 3 लंबे पौधे व बौने एक बौने के अनुपात में संतति प्राप्त हुई। इनकी वास्तविक आनुवंशिकी निश्चित करने के लिए अलग अलग पौधे में स्वपरागण कराया गया तो F3 पीढ़ी में बौने पौधे ने केवल बौने पौधे दिए, एक लंबे पौधे ने केवल लंबे पौधे दिए और 2 लंबे पौधे ने लंबे तथा बौने दोनों पौधे दिए। इसका अर्थ यह हुआ कि F1 जीन संरचना में 1:2 का अनुपात था, जैसा कि नीचे स्पष्ट किया गया है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे लंबा पौधा लिया गया जिसको कैपिटल टी से लिखा गया, और बौना पौधा मतलब कि दोनों स्मॉल टी, ये पौधा छोटा रहेगा और ये लंबा पौधा रहेगा। अब ये दोनों को क्रॉस कराया गया तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स बनता है, और ये स्मॉल टी हो गया। तो यहाँ पे इस तरह से एक बार इससे हुआ तो पहला देखिए सभी जब F1 जनरेशन होगा, यहाँ समझते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए यहाँ F1 जनरेशन होगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी ये दोनों में जब स्वपरागण होगा तो सभी लंबे पौधे यानी कि कैपिटल टी और स्मॉल टी प्राप्त होंगे। इसका देखिए फ्रेंड्स फिनोटाइप रेशियो 3:1 आया। 3:1 का मतलब है कि 3 पौधे जो हैं लंबे मिले और एक पौधा बौना मिला, इस तरह से फिनोटाइप। और जीनोटाइप, इसका जीन का क्या टाइप है, यहाँ पे एक पौधा जो है शुद्ध लंबा है, दोनों कैपिटल टी प्राप्त हुआ है, और 2 पौधा तो लंबा है लेकिन इसका जीन जो है एक जीन लंबा पौधा का है और एक जीन जो है बौना पौधा का है, तो ये यहाँ पे 2 अनुपात आ गया। और एक पौधा जो है पूर्णतः बौना है यानी कि स्मॉल टी है, तो यहाँ पे अनुपात 1 आ गया। यही है, ये फिनोटाइप रेशियो हुआ और ये जीनोटाइप रेशियो हुआ। तो फ्रेंड्स ये था हम लोग का क्रियाकलाप 9.2। अब इसकी व्याख्या देखिए फ्रेंड्स यहाँ भी दिया हुआ है, इसको भी हम लोग देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स दिया हुआ है, इस व्याख्या में कैपिटल टी एवं कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों ही लंबे पौधे हैं, जबकि केवल स्मॉल टी जो है बौने पौधे हैं। दूसरे शब्दों में कैपिटल टी एक जाति
ही पौधे को लंबा बनाने के लिए पर्याप्त है। मतलब इसका एक ही प्रति जो है पौधा को लंबा बनाने के लिए पर्याप्त है। मतलब बड़ा वाला टी एक भी आ जाएगा तो पौधा लंबा हो जाएगा। जबकि बौनेपन के लिए जो है यहाँ पे स्मॉल वाला जो टी है दोनों प्रतियां होनी चाहिए। जब दोनों स्मॉल टी आएगा तभी पौधा बौना होगा। कैपिटल टी जैसे लक्षण प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। और अब जो कैपिटल टी वाला लक्षण है ये प्रभावी लक्षण आ गया, क्योंकि कैपिटल टी अपना प्रभाव दिखा दिया, पौधा लंबा हो गया। जबकि जब एक स्मॉल टी था तो ये अपना प्रभाव नहीं दिखाया। वहाँ पे अपना यहाँ पे जो स्मॉल टी था पौधा बौनापन नहीं दिखाया। पौधा जो है जब दो स्मॉल टी आया तब पौधा बौना होता है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स अप्रभावी यहाँ पे जबकि जो लक्षण स्मॉल टी की तरह व्यवहार करते हैं अप्रभावी कहलाते हैं। जबकि चित्र 9.4 में कौन सा लक्षण प्रभावी है तथा कौन सा अप्रभावी है, यहाँ देखिए फ्रेंड्स दिखाया गया है। यहाँ दो तरह का फूल है, एक तो बैंगनी और एक सादा है। इस दोनों को संकरण कराया गया और यहाँ F1 जनरेशन में यहाँ 3:1 का रेशियो आया। यहाँ पे स्वपरागण के द्वारा देखिए F2 जनरेशन में 3 बैंगनी फूल प्राप्त हुए और जबकि एक यहाँ पे उजला फूल प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे जो ये बैंगनी फूल है ये प्रभावी हो जाएगा और ये अप्रभावी हो जाएगा। आगे देखिए फ्रेंड दिया हुआ क्या होता है जब मटर के पौधे में एक विकल्पी जोड़े के स्थान पर दो विकल्पी जोड़ों का अध्ययन करने के लिए संकरण कराया जाए। गोल बीज वाले लंबे पौधे का यदि झुर्रीदार बीजों वाले बौने पौधे से संकरण कराया जाए तो प्राप्त संतति कैसी होगी। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दिखाया गया है, ये गोल हरा बीज है और ये झुर्रीदार पीला बीज है। अब इससे संकरण कराएंगे तो हम लोग को कैसा बीज प्राप्त होगा। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे युग्मक बना है, इसको R और कैपिटल R और कैपिटल Y से यहाँ युग्मक लिया गया है और यहाँ झुर्रीदार बीज है स्मॉल r और यहाँ पे कैपिटल Y लिया गया है। तो यहाँ देखिए F1 जनरेशन यहाँ पे गोल पीला बीज प्राप्त हुआ है F1 में और फिर F1 गुने F1 कराया गया है तो कैसा बीज प्राप्त होता है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे F2 जनरेशन में यहाँ पे पीला जो है 9 बीज प्राप्त होता है, गोल हरा बीज यहाँ पे प्राप्त होता है 3 और झुर्रीदार पीले बीज 3 और झुर्रीदार हरे बीज जो है यहाँ पे 1 का अनुपात है और पूरा बीज यहाँ पे 556 प्राप्त हुआ और ये यहाँ पे 16 अनुपात प्राप्त हुआ। चित्र 9.5 जो है क्या दिखाता है, दो अलग अलग लक्षणों बीजों की आकृति एवं रंग की स्वतंत्र वंशागति को दिखाता है। इसी तरह से फ्रेंड्स देखिए आगे दिया हुआ है F1 पीढ़ी के सभी पौधे लंबे एवं गोल बीज वाले होंगे, अतः लंबाई तथा गोल बीज प्रभावी लक्षण है। परंतु क्या होता है जब F1 संतति के स्वनिषेचन से F2 पीढ़ी की संतति प्राप्त होती है। मेंडल द्वारा किए गए पहले प्रयोग के आधार पर हम कह सकते हैं कि F2 संतति के कुछ पौधे गोल बीज वाले लंबे पौधे होंगे तथा कुछ झुर्रीदार बीज वाले बौने पौधे। परंतु F2 की संतति के कुछ पौधे नए संयोजन प्रदर्शित करेंगे। उनमें से कुछ पौधे लंबे परंतु झुर्रीदार बीज तथा कुछ पौधे बौने परंतु गोल बीज वाले होंगे। अतः लंबे या बौने लक्षण तथा गोल झुर्रीदार लक्षण
स्वतंत्र रूप से वंशानुगति होंगे। एक और उदाहरण चित्र 9.5 में दर्शाया गया है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, 9.5 हम लोग कर लिए हैं। यह लक्षण अपने आप को किस प्रकार व्यक्त करता है? तो देखिए फ्रेंड्स, यह जो लक्षण है, आनुवंशिकता कार्यविधि किस प्रकार होती है? कोशिका के डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण के लिए एक सूचना स्रोत होता है। डीएनए का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है उस प्रोटीन का जीन कहलाता है। प्रोटीन विभिन्न लक्षणों की अभिव्यक्ति को किस प्रकार नियंत्रित करती है, इसकी हम यहाँ चर्चा करते हैं। आइए पौधे की लंबाई के एक लक्षण को उदाहरण के रूप में लेते हैं। हम जानते हैं कि पौधे में कुछ हार्मोन होते हैं जो लंबाई का नियंत्रण करते हैं। अतः किसी पौधे की लंबाई पौधे में उपस्थित उस हार्मोन्स की मात्रा पर निर्भर करती है। पौधे के हार्मोन की मात्रा उस प्रक्रम की दक्षता पर निर्भर करेगी जिसके द्वारा यह उत्पादित होता है। एंजाइम इस प्रक्रम के लिए महत्वपूर्ण है। यदि यह एंजाइम प्रकीर्णन क्षमता से कार्य करेगा तो हार्मोन पर्याप्त मात्रा में बनेगा तथा पौधा लंबा होगा। यदि इस प्रोटीन के जीन में कुछ परिवर्तन आते हैं तो बनने वाली प्रोटीन की दक्षता पर प्रभाव पड़ेगा, वह कम दक्ष होगी। अतः बनाने वाले हार्मोन की मात्रा भी कम होगी तथा पौधा बौना होगा। अतः जीन लक्षणों यानी कि ट्रेइट्स को नियंत्रित करते हैं। यदि मेंडल के प्रयोग की व्याख्या जिसकी हम चर्चा कर रहे थे ठीक है, तो इसकी चर्चा हम पिछले अध्याय में कर चुके हैं। लैंगिक प्रजनन के दौरान संतति के डीएनए में दोनों जनक का समान रूप से योगदान होगा। यदि दोनों जनक संतति के लक्षण के निर्धारण में सहायता करते हैं तो दोनों जनक एक ही जीन की एक प्रतिकृति संतति को प्रदान करेंगे। इसका अर्थ है कि मटर के प्रत्येक पौधे में सभी जीन के 2 सेट होंगे। प्रत्येक जीन से एक सेट की वंशानुगति होती है। इस तरीके को सफल करने के लिए प्रत्येक जनन कोशिका में जीन का केवल एक ही सेट होगा, जबकि समान कायिक कोशिका में जीन के सेट की 2 प्रतियां यानी कि कॉपीज होती है। फिर इससे जनन कोशिका में इसका एक सेट किस प्रकार बनता है? यदि संतति पौधे को जनक पौधे से संपूर्ण जीनों का एक पूर्ण सेट प्राप्त होता है तो चित्र 9.5 में दर्शाया प्रयोग सफल नहीं हो सकता। इसका मुख्य कारण यह है कि 2 लक्षण कैपिटल R तथा कैपिटल Y सेट में से दूसरे में से संलग्न रहेंगे तथा स्वतंत्र रूप से आहरित नहीं हो सकते हैं। इससे इस तथ्य के आधार पर समझा जा सकता है कि वास्तव में एक जीन सेट केवल एक डीएनए श्रृंखला के रूप में न होकर डीएनए के अलग अलग स्वतंत्र रूप में होते हैं। प्रत्येक एक गुणसूत्र कहलाता है। अतः प्रत्येक कोशिका में प्रत्येक गुणसूत्र की 2 प्रतिकृतियां होती है जिनमें से एक नर तथा दूसरी मादा जनक से प्राप्त होती है। प्रत्येक जनक कोशिका पैतृक अथवा मातृ से गुणसूत्र के प्रत्येक जोड़े का केवल एक गुणसूत्र ही एक जनक कोशिका यानी कि युग्मक में होता है। जब 2 युग्मकों का संलयन होता है तो बने हुए युग्मज में गुणसूत्रों की संख्या पुनः समान हो जाती है तथा संतति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित बनी रहती है, जो स्पीशीज के डीएनए के सह-अस्थायित्व को सुनिश्चित करता है। वंशागति की इस क्रियाविधि से मेंडल के प्रयोगों के परिणाम की व्याख्या हो जाती है। इसका उपयोग लैंगिक जनन वाले सभी जीव करते हैं, परंतु अलैंगिक जनन करने वाले जीव भी वंशागति के इन्हीं नियमों का पालन करते हैं। क्या हम पता लगा सकते हैं कि उनमें वंशानुगति किस प्रकार होती है?
फ्रेंड्स, हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है लिंग निर्धारण, जो कि फ्रेंड्स हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और हम लोग लिंग निर्धारण को समझेंगे कि मानव में लिंग निर्धारण किस तरह से होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे साथ इसी तरह की वीडियोस के अपडेट पाने के लिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।